हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जो है एडीओ का जो है 7वां दिन है, लगातार 7वां क्लास है। ठीक है, और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दूं मैं, मेरे चैनल पर जाना, यूट्यूब चैनल पर, और बगल में प्ले लिस्ट आप देखना, प्ले लिस्ट। उस प्ले लिस्ट में मैंने एडीओ को पूरे क्लास को क्रम से जमा दिए हैं। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। डे 1, डे 2, डे 3, जितने भी डे आए हुए हैं और भविष्य और आगे जितने भी क्लासेस आएंगी पूरे एक जगह आपको मिलेगी। चैनल पर प्ले लिस्ट में जाइएगा आप। ठीक है, चलिए सीधी बात, नो बकवास। एडीओ, एडीओ का कौन सा दिन है? 7वां दिन है। क्लियर हो गया। और इसमें आपको बता दूं, हम छत्तीसगढ़ का जीएस देखेंगे, जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन, और पंचायती राज को देखेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरा बता दूं कि पूरे बेस से हम जा रहे हैं। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, पूरे बेस से जाएंगे। एडीओ की सारे सब्जेक्ट्स आएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको ये बात मैं शुरू में क्लियर करा देता हूं। ठीक है, और ये एडीओ में तो काम आएंगे ही आएंगे जितने करा रहा हूं, सीजीपीएससी में भी इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको काम आएंगे ही। ठीक है, हम देखेंगे इस वीडियो में, क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ का जो नाम है, छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा। छत्तीसगढ़ के अनेकों नाम है, जैसे छत्तीसगढ़ को जो है दक्षिण कौशल कहते हैं, प्राक कौशल कहते हैं, कियसलो कहते हैं। छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा? ठीक है, कहां कहां पर छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख है, इसको हम देखेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। नामकरण, दक्षिण कौशल कैसे नाम पड़ा भैया, इसको देखेंगे। छत्तीसगढ़ का एक नाम भी क्या है? दक्षिण कौशल है। कभी कभी पूछा जाता है निम्न में से छत्तीसगढ़ का कौन कौन से नाम रहे हैं? दक्षिण कौशल, प्राग कौशल, की अश्लो, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इसका आंसर आएगा। पूछा गया है इसे। ठीक है, तो रामायण काल के अनुसार आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रामायण काल के अनुसार कौशल खंड नामक ग्रंथ के अनुसार ध्यान रखना है। ठीक है, विंध्य पर्वत के दक्षिण, आपको ध्यान में रखना है, विंध्य पर्वत के दक्षिण में नागपट्टनम क्षेत्र में कौशल नाम का एक राजा शासन करता था। कौन सा नाम का राजा शासन करता था? कौशल नाम का राजा जो है शासन करता था। इस वंश का जो राजा का क्या नाम था? भानुमंत। ठीक है, इस वंश के राजा का क्या नाम था? भानुमंत। जिसकी पुत्री का क्या नाम था? भानुमति। याद रखनी है। ठीक है, जिसकी पुत्री का क्या नाम था? भानुमति। का विवाह जो है राजा दशरथ से हुआ। ठीक है, भानुमति का विवाह किसके साथ हुआ? राजा दशरथ के साथ हुआ। ठीक है, राजा कौन था? भानुमंत। क्लियर हो गया। भानुमंत की पुत्री का क्या नाम था? भानुमति। इसका विवाह जो है राजा दशरथ से हुआ। ठीक है, देखो पॉइंट समझ लो। थोड़ा मैं बता दिया हूं, ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको डायरेक्टली बस ये पूछ दिया जाएगा छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल है। मैं शुरू में बता देता हूँ, जहां पूछा जाता है मैं बता देता हूँ कि हाँ इसको इस तरह से पूछा जाता है। इसको थोड़ा नाम रख लो, कि याद रखो कि दक्षिण कौशल नाम कैसे पड़ा। ठीक है, राजा का क्या नाम था? भानुमंत, और इसकी पुत्री का क्या नाम था? भानुमति। भानुमति का विवाह किसके साथ हुआ? राजा दशरथ के साथ हुआ। ठीक है, अब ध्यान से समझना है, ये जो भानुमति का नाम जो है कौशल क्षेत्र से होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? कौशल्य पड़ गया। ठीक है, ध्यान से समझिए। राजा का क्या नाम था? भानुमंत, और इसकी पुत्री का क्या नाम था? भानुमति। भानुमति का विवाह किसके साथ हुआ? राजा दशरथ के साथ हुआ। और भानुमति का जो नाम कौशल क्षेत्र से होने के कारण क्या पड़ गया? इसका नाम कौशल्या पड़ गया। अब ध्यान से ये समझना है, भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, यानी कि राजा भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, क्योंकि भानुमंत की पुत्री का क्या नाम था? भानुमति था, जिसका विवाह किसके साथ हुआ? राजा दशरथ के साथ हुआ। और ये राजा भानुमंत का कोई पुत्र नहीं होता। तो पुत्र नहीं था तो क्या हुआ? इसने अपनी, देखो, कोई पुत्र नहीं होने के कारण यह राज्य जो है राजा दशरथ को मिल गया। ध्यान से समझिए, राजा भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था। राजू भानुमंत की पुत्री का क्या नाम था? भानुमति था, जिसका विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। अब इसका कोई पुत्र नहीं था तो क्या करता? अपने दामाद को, ठीक है, राजा दशरथ को यह मिल गया। तब से इसका नाम क्या पड़ गया? दक्षिण कौशल रखा गया। ठीक है, नाम बस याद रखिए दक्षिण कौशल। मैंने हिस्ट्री को थोड़ा बताने का प्रयास किया कि याद रखिए कि दक्षिण कौशल क्यों पड़ा है। कभी कभी पूछा जाता है कि भैया ये राजा का नाम पूछ दिया जाता है भानुमंत, भानुमंत की पुत्री का नाम था भानुमति। कभी कभी पूछ दिया भानुमति का विवाह किसके साथ हुआ? राजा दशरथ के साथ हुआ। ठीक है, ऐसा आपको, भानुमंत का पुत्र नहीं था तो राजा दशरथ को क्षेत्र दे दिया गया। ठीक है, ये आप सब ध्यान में रखना। दक्षिण कौशल एक नाम याद रखना है आपको। क्लियर हो गया? तब से इसका नाम जो है दक्षिण कौशल रखा गया था। नाम बस याद रखना है आपको, दक्षिण कौशल। अगला देखते हैं प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार। ठीक है, प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार महाजनपद काल में, याद रखिए, ठीक है, महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ जो है छेदी छेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। ध्यान से समझिए। देखो प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार क्या है, देखो इसका नाम कैसे कैसे पड़ा, अपभ्रंश होकर कैसे कैसे नाम पड़ा उसको हम देख रहे हैं। महाजनपद काल में, ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। तब से अपभ्रंश होकर के
इस चेदी को क्या कर दिया, छत्तीसगढ़ अपभ्रंश होकर क्या पड़ गया, छत्तीसगढ़ पड़ गया। ध्यान रखिए, थोड़ी थोड़ी ध्यान रखने वाली चीज है कि कैसे नाम पड़ा आपका, ठीक है। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार देख लिए, महाजनपद काल में हमारा जो छत्तीसगढ़ है कौन से जनपद के अंतर्गत आता था, चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, तब से अपभ्रंश होकर इसका नाम क्या पड़ गया, छत्तीसगढ़ पड़ गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वेगलर के अनुसार, नाम याद रखिए, वेगलर के अनुसार ये जो ध्यान रखना, जरासंध के काल में, ठीक है, ध्यान से, किसके काल में, जरासंध के काल में 36 परिवार पलायन करके यहां बसे हुए थे। कितने परिवार, 36 परिवार पलायन करके कहां बस गए थे, यहां बस गए थे। तो जहां छत्तीसगढ़ थे ना, जहां 36 लोग पलायन करके बस गए थे, वो 36 घर बने थे। तो इसी के अपभ्रंश से, इसी के अपभ्रंश से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, छत्तीसगढ़ पड़ गया। नहीं है, नाम आप याद रखिए, ठीक है। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार आपको याद रखना है, छेदी महाजनपद अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ पड़ गया। वेगलर के अनुसार 36 जो परिवार थे वो यहाँ का बस गए, 36 घर बनाए, ये अपभ्रंश होकर क्या पड़ गया, छत्तीसगढ़ इसका नाम पड़ गया था। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन याद रखना, किसने किया, दलपत राव ने किया, ठीक है, किसने किया, दलपत राव ने किया, अपनी साहित्य रचना में किया। कब किया, 1494 में, आपको ध्यान में रखना है। इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, दलपत राव ने अपनी साहित्य रचना में किया। कब किया, 1494 में। इनको क्या है, इनके वर्ष को भी आपको ध्यान में रखना है, 1494। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ठीक है। डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया, दलपत राव ने किया। कब किया, 1494 में किया, अपनी साहित्य रचना में। क्लियर हो गया बातें। चलिए अगला देखते हैं। ये जो कवि गोपाल मिश्र है, ठीक, ध्यान रखिए, ये कवि गोपाल मिश्र है, इसकी रचना को तो सबसे पहले याद रखिए। बहुत बार पूछा जाता है कवि गोपाल मिश्र की जो रचना का क्या नाम है, खूब तमाशा। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। कवि गोपाल मिश्र की अपनी जो रचना है का क्या नाम है, खूब तमाशा, ठीक है। खूब तमाशा कब आया, 1746। ये डेट भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया, इन्होंने उल्लेख किया है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो दलपत राव ने 1494 में। अगर आपसे ये पूछे कवि गोपाल मिश्र की रचना का क्या नाम है, खूब तमाशा, और इसमें इन्होंने क्या किया, 1746 में आया, ठीक है। इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है, ध्यान रखना है। इसने भी, कवि गोपाल मिश्र की रचना खूब तमाशा, इसमें भी क्या देखता है, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख आपको मिलेगा। और कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे, याद रखना, ये राज सिंह शासक के, ठीक है, कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे। डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि निम्न थे, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो क्या आएगा, गोपाल मिश्र, याद रखिए। और गोपाल मिश्र की रचना का क्या नाम है, खूब तमाशा। खूब तमाशा का वर्ष भी आपको ध्यान में रखना है, 1746, जिसमें क्या है, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख है। अगर सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया, तो दलपत राव ने अपनी साहित्य रचना में किया था, 1494 में, यह याद रखना है। कवि गोपाल मिश्र की रचना सबसे पहले याद रखना है, ये क्या है, खूब तमाशा, और ये कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन, कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे, तो गोपाल मिश्र पूछे जाते हैं इसको डायरेक्टली, और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए अगला बढ़ते हैं, जेटी ब्लंट, बहुत रिपीटेड है जेटी ब्लंट, ये 1795 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1795 में अपनी यात्रा वृतांत, याद रखना, ये यात्रा वृतांत भी ध्यान रखना है, ठीक है। जेटी ब्लंट नाम याद रखिए, वर्ष याद रखना है, 1795 में यात्रा वृतांत आपको ध्यान में रखना है। यात्रा वृतांत का वर्णन मिलता है, यात्रा वृतांत का जो वर्णन है बिलासपुर गजेटियर में मिलता है, आपको ध्यान में रखना, बिलासपुर गजेटियर। बहुत रिपीटेड क्या क्वेश्चन है, जेटी ब्लंट नाम याद रखना है आपको, मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूं, इसका वर्ष आपको याद रखना है, 1795। सीजीपीएससी का भी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, सीजीपीएससी का, ठीक है। तो मिस्टर जेटी ब्लंट वर्ष आपको ध्यान रखना है, 1795। इनकी जो यात्रा वृतांत आपको ध्यान में रखना है, यात्रा वृतांत का जो वर्णन है बिलासपुर गजेटियर में मिलता है। तो क्या याद रखना है, जेटी ब्लंट नाम याद रखिए, 1795, यात्रा वृतांत बिलासपुर गजेटियर, ऐसा आपको याद रखना है, ताकि उनसे रिलेट अगर कुछ भी पूछे तो आपको पता हो, मिस्टर जेटी ब्लंट 1795, यात्रा वृतांत बिलासपुर गजेटियर, ऐसा याद रखना है आपको। अगर आपसे ये पूछे कवि गोपाल मिश्र की रचना का क्या नाम है, खूब तमाशा, कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे, ऐसे आपको मुखाग्र याद होना चाहिए। खैर अगर इतना भी पढ़ लोगे तो आपको ऑप्शन देगा ना, अच्छा मिस्टर जेटी ब्लंट वर्ष अगर पूछे तो 1795, आपने एक बार पढ़े टिक कर जाओगे। चलिए देखते हैं,
छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक इतिहासकार का क्या नाम है? बाबू रेवा राव। याद रखना, इस नाम को ध्यान से समझिए। छत्तीसगढ़ का देखो, छत्तीसगढ़ का प्रथम आधुनिक शब्द जुड़ा है, आधुनिक और इतिहासकार, एक एक शब्द समझने हैं, ठीक है? कंफ्यूज हो जाओगे अगर छत्तीसगढ़ का प्रथम आधुनिक इतिहासकार में अगर मान के चलो दलपत राव भी दे दिया, इधर कवि गोपाल मिश्र भी दे दिया, मिस्टर जेटी ब्लंट भी दे दिया, बाबू रेवा राव, तो आपको ये समझना है कि प्रथम आधुनिक इतिहासकार कौन है? बाबू रेवा राव। छत्तीसगढ़ का प्रथम आधुनिक इतिहासकार कौन है? बाबू रेवा राव। इसकी जो रचना, याद रखना, विक्रम विलास। बाबू रेवा राव की जो रचना का क्या नाम है? विक्रम विलास, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1896 इन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। हमने इसमें क्या देखा? छत्तीसगढ़ का नाम जो है छत्तीसगढ़ का ऐसे पड़ा। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कहां कहां हुआ, इसको एक बार मैं रिपीट करा देता हूं, इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सीजीपीएससी का मोस्ट एमपी है। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, याद रखिए, 1494 में दलपत राव ने, याद रखिए, देखो 1494 में दलपत राव ने अपनी साहित्य रचना में किया छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है? कवि गोपाल मिश्र की रचना आपको याद रखना है, इसकी रचना का नाम है खूब तमाशा, और खूब तमाशा आपका वर्ष याद रखना है, 1746 में भी क्या किया? छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। और ये जो कवि गोपाल मिश्र थे, कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिस्टर जेटी ब्लंट से आपको याद रखना है 1795, इनकी यात्रा वृतांत का वर्णन बिलासपुर गजेटियर। क्लियर हो गया? छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक इतिहासकार, शब्दों को मैं आराम से बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक इतिहासकार कौन है? बाबू रेवा राव। इनकी रचना का क्या नाम है? विक्रम विलास। 1896 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। अगला देखते हैं, प्रशासनिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं भैया? छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। और कितने संभाग हैं? 5 संभाग हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? सबसे पहले रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग। या तो आप ऊपर से आइए, मैप देखे होंगे आप, छत्तीसगढ़ का मैप देखे ना, गूगल से निकाल कर देख लीजिएगा। सबसे ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सरगुजा संभाग, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ये तीनों मैदानी इलाका है, ठीक है? 4 संभाग, और नीचे आएंगे तो आपको बस्तर संभाग मिलेगा। अब आपको ये याद रखना है कि रायपुर संभाग, देखो छत्तीसगढ़ में तो 5 संभाग है और 33 जिले हैं वर्तमान में, ठीक है? तो रायपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? दुर्ग संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? बस्तर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? सरगुजा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? इसको मैं अभी आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रायपुर के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं, ठीक है? ध्यान से समझिए। प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश में 5 संभाग हैं। नाम बता देता हूं आपको। रायपुर संभाग, ठीक है? रायपुर, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग, और ये सरगुजा संभाग, और ये है दुर्ग संभाग। 5 संभाग हो गए। अब ध्यान से समझना है, रायपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? रायपुर 5, देखिए, ठीक है? रायपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। बिलासपुर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? मैंने कैसे याद किया था बिलासपुर को, पता है? बीएसपी लिखा मैंने, ठीक, ध्यान से देखिए, बीएसपी लिखा, ये बी को देखिए और 8 को देखिए, सेम लग रहा है? मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं। देखो बीएसपी, बी को देखिए 8 के जैसा लिखा है, ये 8 भी है, तो बिलासपुर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। ऐसे मैंने याद कर लिया था, ठीक है? अब देखिए, ठीक है, बस्तर, बस्तर में 7 जिले आते हैं। मैं बस्तर को कैसे याद किया था? बस्तर साथ साथ जाएंगे हम, साथ साथ है, ठीक है? तो हमने क्या बताया था कि बस्तर घूमने जाएंगे तो साथ साथ जाएंगे, तो साथ साथ से मैं अपना ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है? जो मैंने याद किया था, 7 जिले हैं, ठीक है? सरगुजा, सरगुजा 6 जिला याद रख लीजिए आप, ठीक है? ठीक है, इसका ट्रिक मैं बताऊंगा, अपने याद करने का तरीका तो थोड़ा अलग हो जाएगा। सर और ये 6 तो मैंने कुछ अलग ढंग से याद किया था, फिर मैं भूला ही नहीं, ठीक है? इसको मैं बता देता हूं, दुर्ग, जैसे देखो मैंने इसको कैसे याद किया था, दुर्गा को, दुर्गा अष्टमी होता है, दुर्गा 8वें दिन में अष्टमी होता है, तो यहाँ पर मैंने दुर्गा सप्तमी रख लिया था, ऐसे मैंने याद कर लिया था। दुर्गा अष्टमी तो होता है, लेकिन यहाँ पर दुर्गा सप्तमी ऐसे याद कर लिया था मैंने, ठीक है? तो देखो रायपुर में कितने? 5 जिले। बिलासपुर में कितने जिले? 8 जिले। देखो बी और 8 एक जैसे बना हुआ है, बनाकर देखिए, सेम लग रहा है, 8 के जैसे, ऐसे याद कर लिया था मैंने। बस्तर साथ साथ जाएंगे, सरगुजा 6, सर 6, ऐसे मैंने याद कर लिया था। इसका ट्रिक मैं नहीं बता सकता, आपको याद कर लीजिएगा। दुर्गा सप्तमी, तो दुर्गा सप्तमी ऐसे करके याद कर लिया था। सभी को जोड़ के देखो, 8 5 13,
13 7 20, 20 6 26, 26 और 7 कितना होता है 33। क्लियर हो गया। तो ये थे प्रशासनिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ में 5 संभाग और 33 और कौन कौन से संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। हमने अभी जस्ट क्या देखा कि भैया हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 5 संभाग है, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा संभाग है, दुर्ग संभाग है, बस्तर संभाग है। ठीक है, और इसको मैंने बताया कि कौन कौन से संभाग में कितने जिले हैं। अब देखेंगे कि भैया कौन कौन संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, वरना मन में रहेगा कि रायपुर में तो संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, लेकिन वो जिला कौन कौन सा है, ऐसा मन में आपका डाउट ना रहे, क्लियर रहे। ठीक है, और मेरा काम ही है आपको क्लियर करना। चलिए देखते हैं। रायपुर संभाग के अंतर्गत मैंने कितना बताया था, 5 जिले थे। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। रायपुर एक हो गया, रायपुर जिला। दूसरा है बलौदाबाजार, बलौदाबाजार। तीसरा है धमतरी। चौथा है महासमुंद और 5वां है गरियाबंद। ठीक है, तो रायपुर के अंतर्गत कितने जिले हो गए, रायपुर संभाग के अंतर्गत 5। ठीक है, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले, 8। मैंने क्या बताया था, बी को ऐसे लिख कर देखिए, बी को 8 के ही जैसा लग रहा है वर्तमान में, तो बिलासपुर में 8 जिले। वो 8 जिले कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। बिलासपुर पहला जिला हो गया, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा मरवाही, शक्ति और एसबी सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बिलासपुर में संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। याद रखना, बी देखो कैसे लग रहा है, 8 के जैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, बस्तर। ठीक है, बस्तर को मैंने कैसे याद किया था, हम साथ साथ बस्तर जाएंगे घूमने, साथ साथ मतलब 7 ऐसे करके मैंने बताया था आपको। तो बस्तर में कितने हो गए, बस्तर हो गया, कांकेर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नारायणपुर और बीजापुर किस सन को बना है, नहीं 2007 को बना था, याद रखिएगा। ठीक है, और कोंडागांव कौन से सन में बनाई है, पूरा पूछे जाते हैं, है नहीं। अभी जस्ट मैंने है पूरे जिले कंप्लीट कराए हुए हैं, जस्ट इससे पिछले वाले वीडियो में। तो बस्तर में कैसे याद रखना है, 7 जिले हैं, याद रख लीजिए बस्तर संभाग के अंतर्गत। दुर्ग, दुर्ग को मैंने कैसे याद किया था, दुर्गा अष्टमी होता है नवरात्रि में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर दुर्गा सप्तमी याद रख लीजिए आप। ठीक है, तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले राजनांदगांव, फिर दुर्ग जिला, बेमेतरा, बालोद, ये कबीरधाम, कबीरधाम, ये है मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, और ये है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, KCG। ठीक, कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो दुर्ग सप्तमी याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, सरगुजा संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं। ठीक है, तो सर 6 ऐसे करके मैंने याद किया हुआ था। तो कोरिया, सबसे पहले सरगुजा संभाग के अंतर्गत कौन है, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर और महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये है सरगुजा संभाग के अंतर्गत कितने, 6 जिले हैं। ठीक है, कितने संभाग हो गए, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग, सरगुजा, 5 संभाग आपके हो गए। अब जोड़ कर देख लीजिए, 5, बिलासपुर में 8, बस्तर साथ साथ जाएंगे 7, दुर्गा सप्तमी करके 7 रखिए, सर को 6 रखिए, तो 8 5 13, 13 7 20, 20 7 और 27, 27 और 6 कितना हो गया, 33। ठीक है, तो आपके 33 जिले हो गए। देखिए यहाँ पर ऐसे आपको याद रखना है, बारीकी से पूछा जाता है कि रायपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको सही आंसर टिक करना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रदेश में 5 जिलों में पूछा जाता है। ठीक है, प्रदेश के 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रदेश के कितने जिलों को, 5 जिलों को, 5 जिलों को जैविक जिला, ठीक है, ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट, याद रखना, ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो वो 5 जिला कौन से है जो पूर्णतः जैविक जिला है। अब कौन कौन से वो जिले हैं, याद रखना, सबसे पहले गरियाबंद, याद रखिएगा, सुकमा, याद रखिएगा। ठीक है, ये 5 जैविक जिला है, गरियाबंद हो गया, सुकमा हो गया, बीजापुर हो गया, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, ये 5 जैविक जिले। कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से कितने जिलों को पूर्ण जैविक जिला के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है या निर्णय लिया गया है, तो 5 जिला है। 5 जिला याद रखिए, गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिला की संख्या पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है, 10 है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है, 10 है, और अनुसूचित जिलों में शामिल कितनी संख्या है, 16 है। तो याद रखिए, सबसे पहले मेरे साथ क्या याद रखेंगे,
भैया पूर्ण जैविक जिलों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा, इसलिए मैंने नाम लिख दिया है, गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है? 10 है। संख्या याद रखिएगा, 10 है। और अनुसूचित जिले में शामिल जिलों की संख्या कितनी है? 16 है। याद रखना इस चीजों को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, पंचायती राज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो पंचायत चुनाव में उम्मीदवार रहता है, जो पंचायत चुनाव में क्या खड़ा रहता है? उम्मीदवार या प्रत्याशी, वो जो है कौन कौन से एजेंट को जो है नियुक्त करता है। एजेंट का काम क्या होता है भाई? आप जैसे आप देखे होंगे, अभी हाल ही में आपने पंचायती राज, पूरा त्रिस्तरीय पंचायती राज हुआ, ठीक है। जनपद का हुआ, ग्राम पंचायत का हुआ, जिला का हुआ, ये जितने भी उम्मीदवार थे अपने अपने एजेंट रखे हुए थे, और ये एजेंट को पूछा जाता है। आपको मैं बता दूं, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई, इसकी गारंटी मेरी है। आप जो है बिंदास रहें, बेफिक्र रहें, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो पंचायत चुनाव में जो उम्मीदवार रहते हैं वो कौन कौन से एजेंट को नियुक्त करता है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इलेक्शन एजेंट, शिविर में पर्ची बांटते हैं। देखो, उम्मीदवार क्या करेगा भैया? उम्मीदवार जो है अपना एक एजेंट रखेगा, जो है क्या करते हैं? पर्ची बांटते हैं। उस पर्ची में क्या रहता है? पर्ची में मतदाता को दिया जाता है भैया, सभी मतदाताओं को दिया जाता है, आपका मतदाता क्रमांक ये है, आपका नाम ये है, ठीक है। पर्ची को बांटा जाता है, फिर उसी पर्ची को आप रख कर जाते हैं ना वोट डालने के लिए, उसी पर छोटा सा पर्ची रहता है, उसी पर्ची को रखकर आप जाते हैं। तो एक हो गया क्या? इलेक्शन एजेंट शिविर में जो पर्ची बांटते हैं। दूसरा हम देखेंगे मतदान अभिकर्ता, ठीक है, पोलिंग एजेंट, मतदान स्थल पर रहता है। ये एजेंट मतदान स्थल पर रहता है। अभी चुनाव हुआ तो ये सभी एजेंट वगैरह रहते थे, ठीक है, और अपने अपने उम्मीदवार अपने अपने एजेंट रखे हुए थे। तो भैया मतदान स्थल पर होता है, देख रेख करता रहता है कि भैया कौन व्यक्ति वोट डाला है, कौन व्यक्ति नहीं डाला है। अरे वे व्यक्ति, अब मान के चलो शाम का जो है 5 बज गया, 5 बजे अंतिम समय है वोट डालने का। अब मान के चलो 4 बजे तक जो है कितने व्यक्ति नहीं आए हैं, सब सब डेटा रहता है। तो ये पूरा जुगाड़ लगाते हैं भैया कि हाँ कौन कौन व्यक्ति नहीं डाला है, भैया लिस्ट निकालो, तो तुरंत उसको घर जाओ पकड़ के लाओ भैया, चलो 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 भैया हमारे, चलो चलो। तो मतदान स्थल पर रहता है, ध्यान रखता है कि भैया कौन व्यक्ति वोट डाल रहा है, कौन व्यक्ति नहीं डाल रहा है, थोड़ा वहां का माहौल देखते रहता है, मतदान स्थल पर रहता है, और फिर अपने प्रत्याशी को बताता है भैया सभी लोग वोटिंग डाल रहे हैं, इतना वोट डल चुका है। ये मतदान स्थल पर रहता है, ये एजेंट होते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद होता है काउंटिंग एजेंट। अब जैसे वोट डल गया, मैंने पूरा प्रोसीजर कल बताया था कि कैसे काउंटिंग होता है, कैसे पेटी में डाला जाता है, पेटी से कैसे निकाला जाता है सभी पर्ची को, मैंने पूरा कल डिटेल में बताया था क्लास 6 में, ठीक है, डे 6 में। काउंटिंग एजेंट क्या होता है? काउंटिंग, जैसे वोट डला, वोट डल गया आपका, पूरे 5 बजे का जैसे टाइम है, हर क्षेत्र में अलग अलग टाइमिंग रहता है। जैसे अब जंगल एरिया में देखेंगे, आदिवासी क्षेत्रों में देखेंगे, या नक्सलाइट एरिया में देखेंगे, उसका टाइमिंग थोड़ा जल्दी कर दिया जाता है, 3-4 बजे तक कंप्लीट कर लो, ठीक है। मान के चलो 5 बजे जैसे क्या हुआ, सभी लोग वोट डाल दिए, तो एक फॉर्म फिलअप होता है। फॉर्म फिलअप होता है कि भैया कौन कौन जो है, एक एक प्रत्याशी के लिए एक गणना ही व्यक्ति आएगा एक बूथ में, ठीक है। जैसे सरपंच के लिए एक ही व्यक्ति आएगा गणना के लिए, ठीक है। पंच के लिए एक ही व्यक्ति आएगा गणना, काउंटिंग के लिए कि हाँ कितना वोट पड़ा है, गिनेगा अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर जब गिनेगा तो सामने में रहेगा, ठीक है। जैसे जनपद के लिए एक बूथ में जो है एक एजेंट रहेगा, जिला के लिए भी एक बूथ में एक एजेंट, गणना काउंटिंग का एजेंट रहेगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप कराया जाता है, फिर फॉर्म फिलअप जैसे होगा तो उस व्यक्ति को गेट के अंदर लिया जाता है, सब लॉक करके फिर पेटी को निकाल के उनके सामने में गिनते हैं, बाकी किसी व्यक्ति को कोई अलाउ नहीं होता। जब काउंटिंग करते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर स्पष्ट दिखाते हैं, देखिए भैया आपके जिस पक्ष से आप आए हुए काउंटिंग करने के लिए, देखो इसमें वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, इस पर्ची को देखिए, फिर अलग रखा जाता है, उसके सामने गिना जाता है, एक देखो आपके जो भी उम्मीदवार की तरफ से आए हुए, देखो ये 2, ये 3 पड़ा इसको, ये 4 वोट, पूरा काउंटिंग किया जाता है। तो काउंटिंग एजेंट होते हैं। क्लियर हो गया ये बातें? अगला देखते हैं, ठीक है, गणना स्थल पर होता है, ठीक है। अब देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, एक साथ चुनाव लड़ना, ठीक है। एक साथ चुनाव कौन कौन लड़ सकता है? यानी कि एक ही व्यक्ति जो है कौन कौन से चुनाव को लड़ सकता है, ध्यान से समझिए, जैसे ध्यान से समझना है। एक पंच और एक सरपंच के लिए आप देखे होंगे, ये कॉमन सी चीजें, छोटी छोटी चीजें, लेकिन पूछा जाता है एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे आप अपने वार्ड से पंच के लिए भी खड़ा हो सकते हैं और सरपंच के लिए, यानी कि 2 चुनाव लड़ लिए। तो यही चीज बोला गया है कि एक साथ चुनाव लड़ सकता है। देखो, आप अपने वार्ड से पंच के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं और अपने ग्राम पंचायत से सरपंच के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। तो एक साथ चुनाव कौन लड़ सकता है? आप देखेंगे कि अपने वार्ड से आप पंच के लिए भी खड़ा हो सकते हैं और सरपंच के लिए भी खड़ा हो सकते हैं अपने ग्राम पंचायत से, ठीक है। तो एक साथ चुनाव लड़ लिया आपने, आपने पंच का भी चुनाव लड़ लिया और सरपंच का भी चुनाव लड़ लिया। इसी को पूछा जाता है, क्या कोई एक ही व्यक्ति
पंच के लिए भी चुनाव लड़ सकता है और सरपंच के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप अपने वार्ड से पंच के लिए भी खड़ा हो सकते हैं और सरपंच के लिए खड़ा हो सकते हैं। पूछे जाते हैं नहीं, कैसे पूछा जाता है, फॉर्मेट आपको बता देता हूं। क्या एक व्यक्ति पंच के लिए और सरपंच के लिए चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक साथ लड़ सकते हैं। अगला देखेंगे, एक पंच और जनपद सदस्य के लिए, बिल्कुल सही बात। आप अपने वार्ड से, अपने ग्राम पंचायत वार्ड से पंच के लिए भी खड़ा हो सकते हैं और जिस क्षेत्र के अंतर्गत आप, जनपद क्षेत्र आपका आता है, वहां पर जनपद सदस्य के लिए भी खड़ा हो सकते हैं, पंच के लिए भी खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, और जिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका, जनपद क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र के अंतर्गत, अपने ही क्षेत्र के अंतर्गत आप जनपद सदस्य के लिए भी खड़ा हो सकते हैं। मतलब एक साथ दो जगह के चुनाव के लिए आप खड़ा हो सकते हैं, दो चुनाव के लिए आप खड़ा हो सकते हैं, एक पंच के लिए और जनपद सदस्य के लिए पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखते हैं, एक पंच और जिला सदस्य के लिए बिल्कुल खड़ा हो सकता है। आप अपने वार्ड से पंच के लिए भी खड़ा हो जाइए और जिस क्षेत्र में आपका जिला पंचायत आता है नहीं, जिस क्षेत्र में है आपका जिला पंचायत, उस क्षेत्र से आप जिला पंचायत सदस्य के लिए भी खड़ा हो सकते हैं। तो ये दोनों चुनाव आप एक साथ लड़ सकते हैं। ठीक है, पूछा जाता है, क्या कोई एक व्यक्ति अपने वार्ड से पंच के लिए भी चुनाव लड़ सकता है और अब अपने जो है क्षेत्र क्रमांक, जिस क्षेत्र के अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य के लिए भी चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है, एक साथ चुनाव लड़ सकता है। पूछे जाते हैं, बारीकियों को समझिएगा। चलिए, एक सरपंच और जनपद सदस्य के लिए, बिल्कुल बहुत से ऐसे बार हैं, बहुत से लोग जो होते हैं अपने ग्राम से सरपंच के लिए खड़ा होते हैं और जनपद के सदस्य के लिए भी खड़ा हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सरपंच में भी हार जाते हैं, जनपद में भी हार जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भैया सरपंच में हार जाते हैं, जनपद में जीत जाते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये इन सब चीजों को ध्यान में आपको रखना है। अगला देखते हैं, एक सरपंच के लिए और जिला पंचायत सदस्य के लिए, बिल्कुल आप अपने ग्राम से सरपंच के लिए भी खड़ा हो सकते हैं और जिला पंचायत सदस्य के लिए भी खड़ा हो सकते हैं। तो ध्यान ये समझना है आपको कि एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। कौन कौन चुनाव लड़ सकते हैं एक साथ, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप अपने वार्ड से एक बार ध्यान से समझिए, पूछा जाता है, कैसे पूछ दिया जाएगा, क्या कोई व्यक्ति अपने ग्राम पंचायत से सरपंच के लिए और जिला पंचायत सदस्य के लिए एक साथ चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है। अपने ग्राम पंचायत से सरपंच के लिए और जनपद पंचायत सदस्य के लिए एक साथ चुनाव लड़ सकता है? लड़ सकता है भैया। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, आप अपने वार्ड से पंच के लिए भी खड़ा हो सकते हैं, सरपंच के लिए भी खड़ा हो सकते हैं। क्लियर हो गया, एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। आप अपने वार्ड से पंच के लिए और जनपद पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अपने क्षेत्र, जिस क्षेत्र के अंतर्गत आपका जनपद आता है उस क्षेत्र, पता चला दूसरे क्षेत्र क्रमांक से जनपद से लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, जिस क्षेत्र के अंतर्गत आपका जनपद आता है उसके लिए। एक पंच और जिला के लिए, बिल्कुल सही बात है, आप पंच के लिए भी कर सकते हो और जिला पंचायत सदस्य के लिए। ये पंच पंच के हो गए, जनपद जिला। अब सरपंच की बात करते हैं, आप अपने ग्राम पंचायत से सरपंच के लिए भी खड़ा हो सकते हैं, जनपद पंचायत सदस्य के लिए भी खड़ा हो सकते हैं। आप सरपंच के साथ साथ जो है जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़ सकते हैं, एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, पूछे जाते हैं इनको। ठीक है, ध्यान रखना। ये तो हो गया एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखेंगे, एक साथ आप जो है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ध्यान रखिए, जैसे दो ग्राम पंचायत से सरपंच, दो ग्राम, बोलोगे भैया कि मेरा ग्राम पंचायत, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ग्राम पंचायत में दो गांव आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो एक ही ग्राम पंचायत गिना जाएगा ना, है नहीं भाई। दो ग्राम मिलकर भी एक पंचायत बनते, कोई कोई गांव में कम जनसंख्या हो, 400 हो, 600 हो, तो भाई दो गांव मिलकर एक पंचायत, ग्राम पंचायत बनता है, वो अलग, वो यहां पर मैटर नहीं बोल रहा है। दो अलग अलग ग्राम पंचायत से, आपका एक ग्राम पंचायत हो गया और अलग कोई और ग्राम पंचायत है, क्या दो ग्राम पंचायत से कोई व्यक्ति सरपंच का चुनाव लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। आप अपने ग्राम पंचायत से ही चुनाव लड़ सकते हैं, जिस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आपका नाम आता है, आप जिस ग्राम पंचायत के हैं उसी ग्राम पंचायत से आप सरपंच के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। कोई पता चला दूसरे ग्राम पंचायत में जाकर लड़ लेता हूं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर गांव की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है, पहले हमारे ही गांव जो था, दो गांव मिलकर जो है एक ग्राम पंचायत बना हुआ था भाई, दो गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर गांव की बात नहीं कर रही है, दो अलग अलग ग्राम पंचायत से क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं? तो नहीं लड़ सकते, एक ही ग्राम पंचायत से आप चुनाव लड़ सकते हैं सरपंच के लिए। क्लियर हो गया, ये पूछा जाता है। क्लियर हुआ ये सब चीजें? तो देखो मैंने लिख दिया है, दो ग्राम पंचायत से सरपंच नहीं चुनाव, अपने अपने ग्राम पंचायत से सरपंच के चुनाव लड़ सकते हैं। अगला देखते हैं, एक ग्राम पंचायत के दो वार्ड से, आपने अभी जस्ट त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव देखा होगा,
आप जिस वार्ड में हैं उसी वार्ड से आप पंच के लिए भर सकते हैं। दूसरे, अब मान के चलो आपका वार्ड क्रमांक 10 है तो आप 10 वार्ड क्रमांक 10 से ही पंच बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वार्ड क्रमांक 8 से भी पंच के लिए भर दिए आप। तो आप 2 वार्ड क्रमांक से पंच के लिए जो है नहीं लड़ सकते। आप अपने वार्ड में हैं तो भैया अकेले जो है पंच के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है। इसी को पूछा है कि एक ग्राम पंचायत में अगर 2 वार्ड है, मान के चलो वार्ड क्रमांक 9 है, वार्ड क्रमांक 10 है, तो एक ही व्यक्ति 9 में भी खड़ा हो जाए पंच के लिए और 10 में भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आप जिस वार्ड में आते हैं भैया उस वार्ड से आप जो है पंच के लिए खड़ा होंगे। क्लियर हो गया? बातें पूछा जाता है क्या कोई व्यक्ति एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत 2 वार्ड से खड़ा हो सकता है? एक ही व्यक्ति, ठीक है, वो नहीं हो सकता। ध्यान समझना है, ठीक है। 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जनपद पंचायत सदस्य, 2 निर्वाचन क्षेत्रों से, मान के कल हमने क्या बताया, जनपद पंचायत क्षेत्र कितने होते हैं? 10 से लेकर मैक्सिमम 25 तक होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं क्षेत्र क्रमांक 10 में भी जनपद पंचायत सदस्य के लिए खड़ा हो जाता हूँ, 11 में भी हो जाता हूँ, 12 में भी हो जाता हूँ, एक ही व्यक्ति तो नहीं होगा भैया। आप जिस जनपद क्षेत्र क्रमांक के अंतर्गत आते हैं उसी के लिए आप जनपद सदस्य के लिए खड़ा हो सकते हैं। ये पूछे जाते हैं। कैसे पूछ दिया जाएगा? क्या कोई व्यक्ति 2 निर्वाचन क्षेत्र या जनपद क्षेत्र से एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। जो व्यक्ति है केवल एक ही जनपद जो क्षेत्र है जनपद सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकता है, अपने ही क्षेत्र से एक ही व्यक्ति लड़ सकता है, ठीक है। याद रखने इस चीजों को। देखेंगे 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जिला पंचायत। अब कोई बोलेगा कि भैया मैं, अब कल क्या बताया कि जिला पंचायत में कितने होते हैं? मिनिमम 10 और अधिकतम कितने क्षेत्र होते हैं? 35। अब कोई व्यक्ति ये बोले कि क्षेत्र क्रमांक 20 से भी मैं ही लड़ लूं, 21 से भी मैं लड़ लूं, नहीं होगा। 2 अलग अलग जो है क्षेत्रों से आप नहीं लड़ सकते, अपने ही क्षेत्र से लड़ेंगे आप, केवल एक क्षेत्र से लड़ेंगे। तो ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आप क्षेत्र क्रमांक आपको 19 आता है जिला में, तो आप 19 से ही लड़ सकेंगे, ऐसा नहीं होगा कि 20 से लड़ सकेंगे। तो एक ही व्यक्ति अपने ही क्षेत्र से जनपद सदस्य के लिए खड़ा हो सकता है, जिला पंचायत सदस्य के लिए खड़ा हो सकता है। एक ही व्यक्ति अपने ही क्षेत्र से, अलग अलग जो है क्षेत्रों से नहीं हो सकता। ये पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। बारीकी चीजें हैं, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं, बारीकी से याद रखनी इन सब चीजों को, ठीक है। समझ आया कि कौन एक साथ चुनाव लड़ सकता है और कौन एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब कोई बोलेगा कि भैया मैं अपने ग्राम पंचायत से सरपंच के लिए खड़ा हो जाता हूँ, कोई दूसरे गांव के लिए भी सरपंच के लिए खड़ा हो सकता हूँ। पहले बात तो जिगरा चाहिए सरपंच खड़ा करने के लिए। आप देखते हैं आजकल कितनी खर्चे आ जाती हैं, ठीक है, और कैसे जो है देखो दिल से दिल मिलाकर धोखा दिया जाता है राजनीति में। ये सब बहुत बहुत राजनीति, ये सब बहुत, और आपसी मतभेद ना करें तो भी बेहतर है। आप चुनाव डालें, अपना काम हो गया, शांत रहे माहौल के ठंडा होते तक, वरना बहुत शोर शराबा हंगामा हो जाता है। इन सब चीजों को समझे आप, ठीक है। और अपने जो एडीओ एग्जाम है उससे रिलेट करें, ज्यादा आपको राजनीति में घुसने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति या कोरम क्या है भैया? अगर मान के चलो आपको कोई सभा करना है या बैठक करना है तो भैया, तो कोई तो सदस्य संख्या यहां पर होनी चाहिए। उस सदस्य संख्या को क्या बोला गया? गणपूर्ति या कोरम। अब एग्जांपल के लिए हम समझा रहे हैं आपको। मान के चलो ग्राम पंचायत का बैठक है, ठीक है, अकेला सरपंच बस आ गया, कोई पंच नहीं आया है, तो होगा बैठक। तो वही को बोला गया अगर कोई बैठक करना है तो भैया कितने जो है, कितने पंच आएंगे या कितने सदस्य आएंगे, कितने सदस्य तो होना जरूरी है, इसी को क्या बोला है? गणपूर्ति या कोरम। भाई कोई भी बैठक करना है आपको तो कोई तो संख्या होनी चाहिए वहां पर ना, उसी को क्या बोला गया? गणपूर्ति या कोरम। अब जैसे इस गणपूर्ति या कोरम, समझ आ गया? सिंपल सी बात होना है भैया, अगर कोई बैठक होगा, जैसे जनपद में अगर बैठक होना है, पंचायत में बैठक होना है, तो जितने लोगों को पंच बनाए गए या सदस्य, जनपद का सदस्य बनाए गए, वो तो बैठक में शामिल होना चाहिए ना। कितने लोग अगर बैठक में शामिल होंगे तब सभा आगे बढ़ेगी या बैठक होगी, कोई तो संख्या होनी चाहिए ना। तो वो संख्या को क्या बोला गया है? गणपूर्ति या कोरम बोला गया है। इसमें ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं। इसको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अगर ग्राम पंचायत का गणपूर्ति या कोरम निम्न में से है, या फिर ये पूछ दिया ग्राम पंचायत के बैठक में गणपूर्ति आवश्यक है या गणपूर्ति या कोरम, ऐसा पूछ दिया जाता है, तो 1/2 अब ध्यान से समझिए, ठीक है। अगर ग्राम पंचायत में आपको बैठक करना है तो कुल, याद रखना, कुल पंचों का 1/2। अब ध्यान से समझना है कैसे, ध्यान से समझना है, बशर्ते 1/2 आपको याद रखना है। मैं आपको याद कराऊंगा, मेरे साथ वीडियो में है, मतलब वो और टॉपिक आपको याद होना तय है, ठीक है। देखो ग्राम पंचायत में मान के चलो कोई बैठक करना है, सभा करना है, ठीक है, बैठक है। अब बेचारा सरपंच अकेला आ गया, कोई पंच नहीं आए हुए हैं, तो होगा बैठक। तो उस बैठक में भैया कितने पंच आएगा तभी बैठक जारी होगा, चालू होगा। तो उस
कुल पंचों का 1/2। अब मैंने कल क्या बताया, ये आप देखेंगे पंचायत में मिनिमम 10 वार्ड होते हैं, अधिकतम कितने जा सकता है वार्ड, 20 जा सकते हैं। मान के चलो कोई ग्राम पंचायत में मान के चलो 10 वार्ड है, ठीक है, 10 वार्ड है। अब ये है नहीं, मैंने कल क्या बताया था, कोई भी वार्ड में कितने अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं 20 और न्यूनतम 10 वार्ड हो सकते हैं। मान के चलो कोई ग्राम पंचायत उसमें 10 वार्ड ही है, ठीक है, मतलब 10 पंच बनेंगे। अब आपको बैठक करना है ग्राम पंचायत का, 1/2, ये कुल सदस्य का 1/2, यानी कि वहां पर 10 वार्ड है तो 10 सरपंच कुल हो गए, 10 पंच हो गए, 10 पंच हो गए। अब 10 का 1/2 निकाल के देखो आप, 1/2, ये 2 को 5 से काटो, यानी कि 5 पंच का होना जरूरी है। अगर कोई भी ग्राम पंचायत का बैठक अगर करना है तो 5 पंच उपस्थित होना जरूरी है। इसी को बोला गया है गणपूर्ति या कोरम। भाई ग्राम पंचायत में 10 वार्ड है, एग्जाम्पल के लिए हमने बताया, तो कुल पंचों का या कुल सदस्यों का 1/2 निकालिए, 1/2 निकालिए, 10 है टोटल कुल का 1/2 तो 5 आए। मतलब अगर ग्राम पंचायत में आपको अगर पूछे गणपूर्ति या कोरम है तो इसको याद रखना है आपको, 1/2 यही पूछा जाता है। आपको ये 5 वांस ध्यान नहीं रखना है, हमने आपको समझाने के लिए और डीपली समझाने के लिए बताया। मान के चलो कहीं पर ग्राम पंचायत में हमने क्या बताया, मिनिमम 10 वार्ड होते हैं, अधिकतम 20 वार्ड होते हैं। अगर मान के चलो कहीं कोई ग्राम पंचायत में अगर 18 हो गया तो 18 वार्ड हो गए, तो ग्राम पंचायत में 18 वार्ड हो गए तो इसका 18 वार्ड 1/2 निकालिए आप, 2 या 18। तो यहां पर जो है गणपूर्ति या कोरम कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए, यानी कि 9 जो पंच आएंगे तभी बैठक चालू होगा। भाई 1/2 आप देखिए 50%। तो हम समझ रहे क्या बोल रहे हैं, तो ग्राम पंचायत में अगर आप गणपूर्ति या कोरम पूछता है तो 1/2, और एक लाइन जुड़ा रहता है कुल सदस्यों का 1/2, कुल सदस्यों का 1/2 ये जोड़ना है। अब इसका फॉर्मेट बता देता हूं, ग्राम पंचायत में गणपूर्ति या कोरम के लिए, या फिर ऐसे पूछ दिया जाए ग्राम पंचायत के बैठक के लिए गणपूर्ति या कोरम है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो कुल सदस्यों का 1/2 होना चाहिए बैठक में। क्लियर हो गया, ये ग्राम पंचायत की बात हो गई, 1/2। अब ध्यान से समझना है। अब जनपद पंचायत आएंगे। जनपद पंचायत मैंने क्या बताया था, मिनिमम जनपद पंचायत में क्षेत्र संख्या 10 और अधिकतम 25 हो सकते हैं। मान के चलो कोई भी जनपद पंचायत क्षेत्र है, उनमें मान के चलो अगर 22 है, मान के चलो, ठीक है, 22 क्षेत्र है, इनका 1/3 निकाल के देखो, 1/3 लगभग 3 7 21 या 8 व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर जनपद पंचायत में कोई भी बैठक करना है तो वहां पर गणपूर्ति या कोरम कितना होना चाहिए, 1/3। इसको ऐसा याद रखना है, आगे पीछे याद नहीं रखना है, हमने तो आपको सिंपली बताया है। अगर 22 है कहीं पर क्षेत्र क्रमांक 22, यानी कि 22 जनपद सदस्य, तो 1/3 निकाल के देखिए, लगभग 8 आ रहे हैं। तो अगर बैठक करना है जनपद सदस्य में, जनपद पंचायत में, तो लगभग 8 सदस्यों का होना जरूरी है। इसी को गणपूर्ति या कोरम बोला गया है। अरे बैठक करेंगे तो अकेला अकेला थोड़ी करेगा भैया, कुछ तो सदस्य, कुछ तो पंच होना चाहिए ना, तभी तो बैठक करेगा, किससे बात करेगा फिर। तो आपको क्या याद रखना मैं बता रहा हूं, जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति या कोरम है 1/3, ऐसे याद रखना है आपको। इन सबको तो हमने निकालने के लिए बताया कि भैया कुल सदस्यों का 1/3, कुल शब्द आपको जोड़ना बहुत जरूरी है। कभी कभी कैसे पूछ देगा, जनपद पंचायत में गणपूर्ति या कोरम 1/3, और डीपली पूछेगा तो अगर जनपद पंचायत में गणपूर्ति या कोरम होता है कुल सदस्यों का 1/3, तो कुल सदस्यों का 1/3 ये सही आंसर होगा। ग्राम पंचायत में 1/2 याद रखिए, जनपद पंचायत में 1/3, जिला पंचायत में भी 1/3। और मान के चलो मैं आपको और डीपली बताते चला जा रहा हूं, जैसे मैंने क्या बताया था कि जिला पंचायत में क्षेत्र कितने हो सकते हैं, मिनिमम 10 और अधिकतम 35। मान के चलो यहां पर है 30, भाई कोई भी क्षेत्र क्रमांक में है 30, तो 30 का 1/3 निकाल के देखिए, ये 3 दहम, अगर जिस क्षेत्र में अगर 30 सदस्य है तो वहां पर अगर बैठक करना है जिला पंचायत में, कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए, यानी 1/3। आप 1/3 निकाल सकते हैं, कहीं पर 30 है तो कहीं पर 32 हो गया, तो 32 का 1/3 निकाल कर देखिए। तो जितने क्षेत्र संख्या है या उनके सदस्य हैं, उनका कुल का 1/3 निकालना है। कहीं पर 30 है तो 30 का 1/3 निकालना है, कहीं पर मान के चलो 28 है तो 28 का 1/3 निकालना है नहीं। तो मिनिमम 10 हो सकते हैं, अधिकतम 35 हो सकते हैं, तो इनके बीच में तो होगा, उसका कुल का जितना होगा, जैसे कहीं पर मान के चलो 27 मैंने आपको बताया,
27 यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य 27 हैं, तो कुल 27 का 1/3 निकालिए, 9 आएगा। तो 9 जब व्यक्ति सदस्य आएंगे तब बैठक स्टार्ट होगा, इसी को गणपूर्ति या कोरम बोला जाता है। तो ग्राम पंचायत में याद रखिए 1/2, जनपद जिला में 1/3, 1/3। देखो मैंने एक जगह लिख दिया है 1/3, 1/3 जितने जितने का है उसका। ग्राम पंचायत का 1/2 रखना, ग्राम सभा का 1/10 रखना, बाकी में सभी में 1/3 है, ध्यान रखना। देखो तो जिला पंचायत का कितना है 1/3 गणपूर्ति कोरम, लेकिन कुल सदस्यों का याद रखने सबको जोड़ना, ठीक है। ठीक है, प्रत्येक स्तर में न्यूनतम कितनी महिलाओं का होना अनिवार्य है, पूछा जाता है प्रत्येक स्तर में कितनी महिलाओं का होना अनिवार्य है गणपूर्ति या कोरम के लिए। ठीक है, तो 1/3 महिला अगर जहां दिखा 1/3 आपको डाल देना है आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा में, देखो अनुसूचित बोला है, शब्द ध्यान पकड़ना है आपको। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा में 1/3। अब देखो 1/3 कौन कौन से याद कीजिए मेरे साथ। जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में, महिला अगर पूछे तो 1/3, अनुसूचित क्षेत्र में 1/3। अब आएगा ग्राम सभा में गणपूर्ति या कोरम तो भैया 1/10। अब दिमाग कैसे लगाना है, ग्राम पंचायत 1/2, ग्राम सभा 1/10। देखो ग्राम पंचायत 1/2, ग्राम सभा 1/10, बाकी 1/3, ऐसे याद रखना है भैया आपको। क्लियर हो गया, याद हो गया। ग्राम पंचायत 1/2 यानी कि 50% ना, ग्राम पंचायत 1/2, ग्राम सभा 1/10 गणपूर्ति या कोरम। ऐसे पूछा जाता है कि ग्राम सभा में गणपूर्ति या कोरम है 1/10, इसी को याद रखना है आपको, 1/2, 1/3, 1/10 को ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ एक बार क्विक रिवीजन कीजिए क्योंकि डेटा वाला याद रखना है। ग्राम पंचायत 1/2 और ग्राम सभा 1/10, बाकी में 1/3। क्लियर, याद हो गया आपको, क्या चीज है, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। जनपद पंचायत 1/3, जिला पंचायत 1/3, प्रत्येक स्तर में न्यूनतम महिला 1/3, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा 1/3। ये अनुसूचित याद रखना है, पता चला ग्राम सभा 1/10 डाल दिया, अनुसूचित जहां जुड़ा 1/3 आ जाएगा। क्लियर हो गया बातें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। दोहरी भूमिका निभाने वाले, दोहरी भूमिका निभाने वाले, अब देखो जैसे कौन कौन से है जो डबल पद पर हैं। अब भाई डबल भूमिका निभा रहे हैं, जैसे उप सरपंच। उप सरपंच कैसे भैया, वो तो पहले अपने वार्ड से पंच के लिए खड़ा होता है तो पंच जीत गया, अब पंचों में से एक उप सरपंच बनता है, तो भाई जो उप सरपंच बना तो वो तो पहले पंच बना, भाई समझ रहे हो ना, स्वाभाविक सी बात है भाई, वो अपने वार्ड से पहले खड़ा हुआ, पंच का चुनाव हुआ, और उसके बाद पंच पंच मिलकर पंचों में से एक को ही उप सरपंच चुनते हैं, मतलब जो पंच बना है वही तो उप सरपंच बनता है ना। तो पंच पहला भूमिका, उप सरपंच दूसरी भूमिका, याद रखना ये उप सरपंच जो है दो भूमिका निभाता है, पंच का भी और उप सरपंच का भी। क्लियर हो गया बात में। अगला देखते हैं जनपद अध्यक्ष। देखो जनपद अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, समझना, जनपद सदस्य के लिए आपने वोट डाला हुआ है, जनपद सदस्य के लिए आपने वोट डाला है, याद रखिए। तो जितने भी जनपद सदस्य होंगे उनमें से एक अध्यक्ष बनेगा, पहले वो तो सदस्य के लिए जीतेगा तब तो जाकर अध्यक्ष बनेगा ना। आपने किसके लिए जनपद में किसके लिए वोट डाला, क्या अध्यक्ष के लिए डाला है, नहीं, पहले आपने उनको सदस्य बनाया है, फिर वो सदस्य मिलकर उनमें से एक को अध्यक्ष बनाएंगे, तो जीते हुए जब सदस्य में जीतेगा तभी तो अध्यक्ष बनेगा ना। तो पहले वो सदस्य बनेगा, सदस्य के लिए आपने डायरेक्टली वोट डाला है, फिर ये सदस्य मिलकर एक को अध्यक्ष बनाएंगे। तो अध्यक्ष कौन बनेगा, जो जीते हुए सदस्य हैं वही तो बनेगा ना। तो पहले वो सदस्य बना, फिर वही सदस्य सब मिलकर एक को अध्यक्ष बनाए, तो वो सदस्य बना फिर अध्यक्ष। तो जनपद अध्यक्ष जो है दोहरी भूमिका निभाएगा, एक सदस्य का और अध्यक्ष का। सेम वैसे जनपद उपाध्यक्ष का, आपने सदस्य के लिए वोट डाला है जनपद में, ठीक है, तो ये सदस्य फिर मिलकर उपाध्यक्ष को चुनते हैं, तो ठीक है। तो जनपद उपाध्यक्ष भी दो भूमिका निभाता है, पहले सदस्य का दूसरा उपाध्यक्ष का। सेम ऐसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष है, आपने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं किया है, जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव किया है, फिर वो जिला पंचायत सदस्य बना तो सदस्य मिलकर अपने में से एक को अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया। तो ये दोहरी भूमिका निभाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य है पहले फिर अध्यक्ष। आपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया, वो जितने जीते हुए सदस्य हैं वो मिल करके अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाते हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष दोहरी भूमिका निभाते हैं, पहले सदस्य फिर उपाध्यक्ष। अगर आपसे मैंने कल बताया था कि भैया कोई भी जिला पंचायत में एक अध्यक्ष होगा एक उपाध्यक्ष होगा और इनका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष होता है, मैंने पूरा डिटेल में बताया था, ठीक है। और बता दूं आपको प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है, एडीओ का प्ले लिस्ट बना दिया, मेरे चैनल पर जाना प्ले लिस्ट देखना, आपको एक जगह पूरे एडीओ की क्लास मिल जाएगी। क्लियर हो गया।
इसको पूछे जाते हैं, इन सबको पूछे जाते हैं, है नहीं, बता दूं मैं आपको बार बार। दो या दो से अधिक पंचायत के बीच अगर विवाद हो गया, दो या दो से अधिक पंचायत के बीच विवाद हो गया तो कौन देखेगा, कौन निपटारा करेगा? याद रखना, राज्य सरकार। पूछे जाते हैं, है नहीं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। चलिए, पंचायत और स्थानीय प्राधिकारी के बीच अगर विवाद हो गया तो कौन देखेगा? राज्य सरकार देखेगा। पूछे जाते हैं, डायरेक्टली ऐसे पूछे जाते हैं, दो या दो से अधिक पंचायतों के बीच विवाद हो गया तो निम्न में से कौन देखेगा? तो राज्य सरकार। ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच विवाद हो गया तो ये छावनी बोर्ड, इसे पूछा जा चुका है, ठीक है। पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच अगर विवाद हुआ तो केंद्र सरकार देखेगा, ठीक है। ये अगर छावनी बोर्ड जहां दिखा था भैया सेंट्रल, केंद्र सरकार देखेगा, ठीक है। तो ये था आज का एडीओ क्लास 7। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है ये वीडियोस जानी चाहिए। मिलते हैं एडीओ की क्लास 8 में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत।